नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। सारे प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है अलग से, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कौन सा अच्छा समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पर क्या है? बी है। तो यहाँ देखिए, ए से बी गया +1 है, बी से सी जाएगा +1 है, सी से डी गया +1 है, डी से ई गया +1 है, सी से यहाँ देखिए डी गया है, ये भी +1 है, डी से क्या होगा? ई जाएगा, वो भी +1 होगा, यानी सी ई तो हमारे पास मिल गया। और ई से +1 गया एफ है, एफ से +1 गया जी है। यानी इसमें पूरे अक्षर श्रृंखला में +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह देखिए, ई से कहाँ गया है? एफ गया है, जो +1 है, और एफ से +1 जाएगा तो क्या होगा? जी होगा। तो हमारे पास सीरीज आएगा सी ई जी और आई। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ जोड़ और भागा का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है वो सही है। तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि अगर समीकरण को चेंज करेंगे इसके अनुसार, जैसा कि प्रश्न में है, तो हो जाएगा 20/4 गुना 6 - 9 + 4 = 25। ये समीकरण सेटिस्फाइड होगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 16 से 23 गया +7 है, 23 से 34 गया +11 है, 34 से 47 गया कितना है? +13 है, 47 से 64 जाएगा +17 है। अब 64 से कितना होगा? तो +19 होगा, यानी 64 + 19 कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। और 83 से अगर +23 करेंगे तो 106 हो जाएगा। अभाज्य संख्या के अनुसार बढ़ाया गया है इस श्रृंखला में। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? सी आ गया, 83। एक कूट भाषा में डार्क कलर्स को इतना, डे आर ब्राइट का इतना किया जाता है, इसी तरह प्रयोग किया गया है। तो कूटबद्ध किया गया है शब्द में डेज के लिए क्या कूट होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रश्न काफ़ी इजी है, सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो होगा वो सी होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है, उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों या स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। तो लेखक, कलम, डॉक्टर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेथोस्कोप। जिस प्रकार लेखन कार्य कलम के द्वारा करता है, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर मरीज की जांच स्टेथोस्कोप की सहायता से करता है। अगला है, किसी दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई जो है वो L है, प्रतिरोध जो है वो R है। उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो शुरुआत में जो तार की है लंबाई L है और प्रतिरोध जो है वो R है। अब नई लंबाई L1 बराबर जो कितना है? 9L है। नया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर पुराना हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं कि A दिया हुआ है। अब नया प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा? तो पुराना जो R बराबर होता है वो ρL/A होता है फार्मूला में। तो नया प्रतिरोध होगा ρL1/A होगा। अब रो तो रहने दीजिए, L1 के जगह पर 9L रख दीजिए और A के जगह पर A ही। तो A हो जाएगा कितना? 9 गुना ρL/A, तो 9 हो गया। और ρL/A को क्या हम लिख सकते हैं? तो R कैपिटल में लिख सकते हैं। तो R1 बराबर जो हो जाएगा वो 9R के बराबर हो जाएगा। आंसर जो आ जाएगा कौन सा? सी आ जाएगा। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। 4 ओम के 2 प्रतिरोध है जो समानांतर क्रम में है। किस तरह अरेंज किया गया है ये पहले यहाँ देखते हैं। इस तरह के 2 प्रतिरोध लगा हुआ है 4 ओम के, इससे एक वोल्टेज सोर्स भी जुड़ा हुआ है। कितना वोल्ट का? 5 वोल्ट का। अब दोनों प्रतिरोध के समानांतर क्रम में है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। तो
आर इक्वावेलेंट बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यानी 4 गुना 4/4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब आर इक्वावेलेंट तो 2 ओम आ गया, तो आई बराबर होता है V बाई आर इक्वावेलेंट। तो V कितना है 5 दिया हुआ, आर इक्वावेलेंट 2 है, तो कितना हो गया 2.5 एम्पियर जो होगा वो परिपथ में कुल धारा प्रवाहित होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन खाली स्थान है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर जो होता है वो v बाई यू होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। अवतल लेंस में v, u एवं f तीनों जो होता है वो ऋणात्मक होते हैं। तो m बराबर हो जाएगा कितना 10/30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आंसर जो आ जाएगा कौन सा हो जाएगा सी, क्योंकि v बराबर दिया हुआ -10 सेंटीमीटर और u बराबर दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। सार्वत्रिक सूचक से प्रक्षेपण करने की पर 5 बिलियनों ए, बी, सी, डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन बिलियनों के लिए H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा कि किसी भी बिलियन का पीएच हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक 10 आधारित लघु गुणीय मान होता है। यानी जो पीएच बराबर हमारे पास होता है, पीएच बराबर वो कितना होता है, तो वो होता है -log10 H+ कंसंट्रेशन। जिस बिलियन का पीएच जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी, यानी पीएच प्रोपोर्शनल टू 1/log जो होगा वो H+ कंसंट्रेशन का। यानी सर्वाधिक हाइड्रोजन का आयन सांद्रता 1 पीएच वाले बिलियन अर्थात बी का होगा, जबकि सबसे कम हाइड्रोजन आयन सांद्रता 11 पीएच बिलियन वाले सी का होगा। पीएच का मान पीएच स्केल पर 0 से 14 तक ही मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चयनित पारगम्य झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जिनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। चयनित पारगम्य झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। सही आंसर हो जाएगा ए, केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं। विलयन के 2 भाग होते हैं, विलायक एवं विलेय। अर्धपरागम्य झिल्ली एक प्रकार की जैविक झिल्ली है जो विलायकों को अपने से पार होने देती है, विलेय को रोक लेती है। और किसी विलयन में घुले विलेय का मोल में मान एवं विलयन का लीटर में आयतन का अनुपात मोलरता कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। टॉयलिन स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज भी वसा का पाचन करता है। रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन केसिन को पाचन करता है। अगला है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा। नारियल के छिलके में मौजूद स्क्लेरेनकाइमा ऊतक नारियल को कठोर एवं दृढ़ बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह लिग्रीन युक्त होता है, यह मृत होता है। लिग्रीन के अत्यधिक जमाव के कारण इसकी कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी हो जाती है तथा कोशिका गुहा अत्यंत संकीर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइरूवेट। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद जो है वो पाइरूवेट है। कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा CO2 का बनना आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अगला है, मानव शरीर के विभिन्न मिनरल्स का वितरण दिया गया है। दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात क्या है। तो कैल्शियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 40% है और सोडियम का 8% है, हो जाएगा 5:1। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षणों का योग 434 + x है। यदि आंकड़ों का माध्य x है तो x का मान क्या होगा। अगर कुल आंकड़ा की बात करें
कुल आंकड़ा की बात करें तो वो है 15। कुल आंकड़ों का योग की बात करें तो ये हो जाएगा 434 प्लस x है, और आंकड़ों का जो माध्य है बराबर क्या है, उसको हम x मान लेते हैं। तो माध्य बराबर जो है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग 434 प्लस x बटा कुल आंकड़ा कितना हो जाएगा 15। तो ये माध्य कितना दिया हुआ है x बराबर 434 प्लस x बटा 15। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 15x बराबर 434 प्लस x का मान जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल्य x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 के रूप में दिए हुए हैं, समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। पहला मूल जो है 2/3 है और दूसरा जो है -1/2 है। तो द्विघात समीकरण बराबर हमारे पास होता है कौन सा फार्मूला कि x माइनस पहला मूल इंटू x माइनस दूसरा मूल इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0, या 3x माइनस 2 गुना 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा, या 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लोहे का एक खोखला पाइप जो है, लोहे का एक खोखला पाइप 14 सेंटीमीटर लंबा है और इसका बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर और लोहे का भार 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पाइप का भार कितना होगा। यहाँ जो दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ है 6/2 यानी 3, स्मॉल आर बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। तो लोहे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। जब यहाँ पर मान रखते हैं 22/7 गुना 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर गुना 14, तो हो जाएगा हमारे पास 220 घन सेंटीमीटर। अब लोहे का भार बराबर हो जाएगा कितना, तो लोहे का भार बराबर हो जाएगा 220 गुना 8 ग्राम, यानी हमारे पास 1.76 kg हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 वर्षों में यदि 1900 की धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 हो जाती है, तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 वर्षों का ब्याज जो है, 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जा रहा है, 2100 से 1900 घटा देंगे तो 200 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है, दर निकाल लेंगे, तो ब्याज 200 गुना 100, मूलधन कितना है 1900 है और समय 3 वर्ष, तो इससे निकल गया 200/57%। अगला बार में क्या करा है कि समय दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है समय, और मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 11,400 रुपया। नया ब्याज जो हो जाएगा, नया ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, 11,400 गुना 200 गुना 5/100 गुना 57 बराबर 2000 आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि कितनी धनराशि हो जाएगी, तो कुल धन जो होगा वो यानी मिश्र धन होगा कितना, 11,400 और प्लस 2000 जोड़ देंगे, आ जाएगा 13,400 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। डार्क स्काई रिजर्व चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक भाग के रूप में पूर्वी लद्दाख के होनले गांव में स्थापित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में उगाई जाने वाली केसर की भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंच ओपन 2024 में किस भारतीय जोड़ी ने BWF पुरुष युगल खिताब जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन खेल से हैं। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एवेडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो गए हैं। कितने वर्ष के, तो 43 वर्ष के। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रस्तुत चित्र अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान्य नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ जो पेंट है वो क्या है, तो वो ब्रश है। कुछ जो पेंट जो है वो
ब्रश है, ब्रश है। उसके बाद कह रहा है कि सभी ब्रश जो है चित्रफलक है। सभी जो ब्रश हो जाएगा वो क्या है, चित्रफलक है, चित्रफलक है। उसके बाद कुछ चित्रफलक जो है वो टेबल है, कुछ चित्रफलक जो है वो टेबल है। यहाँ से कथन तो मिल गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ ब्रश टेबल है, बिल्कुल गलत है। कुछ पेंट चित्रफलक है, सही है। कुछ चित्रफलक ब्रश है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड जो है वो अनुसरण करते हैं। यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। 7 व्यक्ति है, I, J, K, L, M, N और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। M की बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर M जहाँ पे बैठा हुआ उसकी बाईं ओर 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी हो जाएगा ये M है, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठा है। J जो है O के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। J जो है यहाँ पर J होगा वो O के तीसरे स्थान पे बैठे हुए बाईं ओर। O M के ठीक बगल में नहीं बैठा है, जो है M के ठीक बगल में बैठा नहीं है, तो बगल में यहाँ पे नहीं है प्रश्न में। K N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। K जो है वो है N के दाईं ओर, N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। I J के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी अगर यहाँ पर I हो जाएगा तो चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो यहाँ एक जो खाली है वहाँ पर बच गया कौन सा, L। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 व्यक्ति है, H, R, J, S, N और B एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये भी क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। B J के बगल में नहीं बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर B बैठा हुआ है तो वो J के बगल में नहीं बैठा हुआ है, यानी कहीं पे बैठा हुआ है। जो दाएं सिरे पर बैठा है, यानी यहाँ पर बैठा हुआ है दाएं सिरे पर। H, N और B के ठीक बगल में बैठा है। H जहाँ पर बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है कहाँ, तो N और किसके अथी पे, N और B के बगल में, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। N S और J के बगल में नहीं बैठा है। R S और J के बगल में बैठा हुआ है। R जो है वो S और J के बगल में, यानी S है और यहाँ J है, उसके बगल में बैठा हुआ है। B के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, A, S बैठा हुआ है। 2 वस्तुएं U1 एवं U2 बेगों में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, उनमें द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई H1 तथा H2 का अनुपात क्या होगा। तो पहले वस्तु का बेग जो है वो U1 है और पहले वस्तु द्वारा प्राप्त ऊंचाई जो होगा वो क्या है, H1 है। तो H1 बराबर होता है U1 के स्क्वायर बाई 2G। दूसरे बेग का U2 है और दूसरे वस्तु द्वारा प्राप्त ऊंचाई H2 है, तो H2 बराबर हो जाएगा U2 स्क्वायर बाई 2G। और दोनों के अगर ऊंचाई H1 बाई H2 के अनुपात करेंगे तो ये होगा U1 के स्क्वायर बाई 2G बटा U2 के स्क्वायर बाई 2G। 2G खत्म हो जाएगा तो हमारे पास H1 बटा H2 बराबर जो आएगा U1 के स्क्वायर बटा U2 के स्क्वायर आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा C। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइड यानी कलई क्यों किया जाता है। एनोडाइज्ड मतलब क्यों किया जाता है, कलई क्यों किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। लोहों को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसका मिश्र धातु बनाया जाता है, या वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से ऊपर बढ़ने पर घटता है। नेक्स्ट है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 80 सेंटीमीटर दूर तक की ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। तो व्यक्ति के द्वारा क्या होगा वो देखना है। तो D बराबर जो होता है 1/f होता है, किसमें, मीटर में होता है। तो 1/0.8 मीटर क्या है वो है माइनस में, तो ये हो जाएगा -1.25 D आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति द्वारा स्पर्श देखने की अधिकतम दूरी है कितना, -80 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा B हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी 17 मिलीमीटर 1.7 सेंटीमीटर होता है और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र लेंस जिलेटिन का बना होता है, किसका बना होता है, जिलेटिन का। अगला है, उपग्रह किस प्रकार गति करता है, और इसका आंसर हो जाएगा A, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण।
यदि उपग्रह द्वारा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित रहता है तो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति करती है। अब भूस्थैथिक उपग्रह जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, जिसका आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटा होता है। और ध्रुवीय उपग्रह जो होता है पृथ्वी से 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, जिसका आवर्तकाल 84 से 100 मिनट के बीच होता है। बाई किरणों की आवृत्ति एक्स किरणों की आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है? आंसर हो जाएगा से अधिक है। बाई किरणों की आवृत्ति एक्स किरणों की आवृत्ति से अधिक है। बाई किरणों की खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। बाई किरणें आवेश रहित प्रकाश की वेग से गमन करने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी वेधन क्षमता है जो सर्वाधिक है। वेधन क्षमता की बात करें तो गामा के ज़्यादा, फिर बीटा के ज़्यादा, उसके बाद अल्फा के ज़्यादा। पृथ्वी का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी किस है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी के अनुक्रमानुपाती होता है। पृथ्वी के औसत घनत्व जो है 5.51 जी पर सीसी होता है। और पृथ्वी का जो घनत्व है रो बराबर 3g/4 पाई कैपिटल G/r होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और जी का मान होता है कैपिटल G m/r² होता है। अगला है SO4 2- में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4 × -2 बराबर कितना? -2। x बराबर -2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? +6। आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन ए +6। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अगर रेडॉक्स अभिक्रिया की बात देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? CuSO4 + ZnSO4 + Cu। यहाँ Zn तथा ZnSO4 का ऑक्सीकरण तथा CuSO4 और Cu का अपचयन रिडक्शन हो रहा है। अगला है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के 50% विखंडन में 1600 वर्ष लगता है तो 100% विखंडन में कितना समय लगेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इन्फिनिटिव लगेगा 100% में। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की आयु उसके अर्ध आयु पर निर्भर करती है और अपने अर्ध आयु काल में यह अपने द्रव्यमान का आधा शेष रह जाता है, अतः यह कभी भी पूर्णतः नष्ट नहीं होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा और समय की अगर हम ग्राफ देखा जाए, अगर इधर t है और इधर n है तो ये ग्राफ इस तरह का अनंत तक जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। एक रेलगाड़ी 5600 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 40 किलोमीटर पर घंटा और शेष भाग 160 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 9 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी? तब माना कि 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से कुल कितना x किलोमीटर तय की जा रही है। कितना? x किलोमीटर। तो 560 - x किलोमीटर की दूरी जो होगा 160 किलोमीटर पर घंटा से तय की जाएगी। कितना से? 560 - x जो है इतना है। अब प्रश्न में कह रहा है कि x/40 अब प्लस 560 - x बटा कितना? 160 के समय कितना लग रहा है? 9.5 घंटा लग रहा है। यहाँ से सीधे सीधे x का मान हल कर लेना है, आ जाएगा आंसर 4x + 560 - x बटा 160 बराबर हो जाएगा 9.5। x बराबर आएगा 960/3 यानी 320 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी आधार त्रिज्या 19.6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो होता है 2πRh, जहाँ दिया हुआ है कितना? 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मान रख दीजिए 2 × 22/7 × 19.6 × h बराबर कितना है? 1848 है। तो h का यहाँ से मान निकल जाएगा कितना? तो 1848 × 7/22 × 1/2 × 1/19.6 यानी 15 सेंटीमीटर। काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। यदि त्रिभुज PQR में यदि कोण P अनुपात कोण Q अनुपात कोण R बराबर 6:7:5 है तो कोण Q का माप ज्ञात कीजिए। तो कोण Q का माप बराबर होता है कितना में? 180 डिग्री में इसका 7 में अनुपात है तो 6 + 7 + क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 180 × 7/18 बराबर 70 डिग्री। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और जो है सी डी रेखा एफ जी के समानांतर है। ई रेखा एफ जी पर स्थित एक बिंदु है। यह दिया गया है कि कोण ए बी ई बराबर 110 डिग्री, तो कोण ई सी डी बराबर 95 डिग्री और कोण बी ई सी बराबर x डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी पैरेलल है एफ जी का और सी डी पैरेलल है किसका, एफ जी का। तो कोण ए बी ई बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, तो कोण ई सी डी बराबर कितना 95 डिग्री। ये सब दिया हुआ है। अब पहला कंडीशन है कि जब जो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होती है। यानी हमारे पास जो आ जाएगा कोण ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण बी ई जी कितने के बराबर 110 डिग्री के, और कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा कोण सी ई एफ बराबर कितने 95 डिग्री के। कंडीशन दूसरा है कि एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण बी ई एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री, और कोण सी ई जी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो कोण 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस कोण 85 डिग्री बराबर हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो कोण x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से दुगना कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे 36 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेले उस कार्य को खाली स्थान में पूरा कर सकता है। तो कुलदीप और मनीष का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो कार्य क्षमता की बात करें, कार्य क्षमता का तो कुलदीप का 2 हो जाएगा और मनीष का 1 हो जाएगा। यानी टोटल दोनों को मिला के 3 इकाई हो जाएगा, और एक साथ कार्य करता है तो 36 दिन में। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना 3, तो 2 इकाई करा। कुलदीप अकेले उस कार्य को कितना करेगा 2 इकाई बराबर हो जाएगा 36 गुना 3/2 बराबर कितना आ जाएगा 54 दिन आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 54 दिन। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है निर्दिष्ट किए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो किया गया है। अगला है वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण के लिए आनुवंशिक बैंक की विशेषता है कि आनुवंशिक बैंक का उद्देश्य लुप्त प्राय और संरक्षित किए जाने वाले योग्य जानवरों को संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है जब नीचे दिए गए छवि के सामने आईना रखा जाए तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न छवि की रही दर्पण छवि कौन सी होगी, तो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन सा, ए। 42 नंबर महिला पुलिस चाचा फूफा मामा और माताएं कि अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ये माताएं होंगे जो कि महिला पुरुष भी हो सकते हैं या महिला पुलिस हो जाएं, और ये है चाचा फूफा जो कि अलग है। अगला है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में किस व्यंजक से यह पता चलता है कि HP का पोता है। HP का पोता है, तो अगर आप ऑप्शन सभी को चेक करेंगे तो P + K + D भागा H × M जो है वो क्या करेगा, बताएगा कि HP का पोता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दी गई आकृति में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा C 13 हो जाएगा। नीचे दिए गए वर्ण समूह में दिए गए जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, असंगत वर्ण समूह को चयन कीजिए। F से B गया है -4 है, B से X गया ये भी -4 है, X से T गया ये भी -4 है। अगर C से Y कहा जाए तो ये -4 है, Y से U -4 है, U से Q -4 है, N से J गया है तो -4 है, J से F गया है -4 है, और F से गया है -5 है। यानी लास्ट में -5 आ गया, लेकिन सीरीज आना चाहिए -4 -4 और -4 का ही। तो आंसर हमारे पास होगा संगत B। S कक्षक की आकृति क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोलाकार। S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है।
एस कक्षक अधिशात्मक होता है। पी कक्षक की आकृति डमरू के आकार की होती है, यह कक्ष द्विशात्मक होते हैं। डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होता है, ये सभी कक्षक द्विशात्मक होते हैं। नेक्स्ट है संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाई बंध किसके अतिव्यापन से बनता है, सही जवाब हो जाएगा डी, पीपी कक्षकों के अक्षों के लंब रूप में। पाई बंध पीपी कक्षकों के अक्षों के लंब रूप में अतिव्यापन से बनता है। यदि उपकक्षाओं का अतिव्यापन यानी पार्शियल साइड होता है तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल जो बॉन्ड हो तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 सिग्मा बनेगा, क्या है 1 सिग्मा। और अगर डबल बॉन्ड हो तो बनेगा 1 सिग्मा और 1 पाई बनेगा, क्या बनेगा 1 सिग्मा और 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो कितना बनेगा 1 सिग्मा और 2 पाई। ये ध्यान रखिए, इससे कई प्रश्न बन जाएंगे। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स। सही जवाब हो जाएगा ए, सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक पक्षी की उत्पत्ति जुरेसिक काल में हुआ था। अगला है निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। हाइड्रोजन न्यूक्लियस का द्रव्यमान अधिकतम है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस का द्रव्यमान जो होता है वो कितना है 1.008 AMU होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु निम्न में से कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर और क्लोरोबियम, ये सभी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन N2 को अमोनिया NH4+ या और जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 3। परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस में। अगला है टीना को 8200 के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। वह कितना भुगतान करती है, तो भुगतान राशि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8200 गुना 15% के छूट, तो ये 85/100 हो जाएगा। उसमें भी 3% की और छूट, तो 97/100 यानी हो जाएगा 82 गुना 85 गुना 0.97। आंसर हो जाएगा 6760.90 रुपया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा, तो प्रश्न में कह रहा है कि कुत्ते की 4 जो है वो छलांग बराबर है खरगोश की कितने 4 छलांग, तो 5 छलांग। तो ये हो जाएगा कुत्ता अनुपात खरगोश क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर हमारे पास होता है 5 छलांग जो है वो बटा टी, अनुपात खरगोश का क्या होगा 6 छलांग बटा टी, यानी हमारे पास हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर नहीं, अनुपात 6 गुना 4 यानी 25/6 से 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 + कौसे बटा 1 - कौसे के अंडर रूट का मान क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा जब इसे लिखेंगे तो अंडर रूट 1 + कौसे बटा 1 - कौसे इंटू 1 + कौसे बटा 1 + कौसे। अंडर रूट में जब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये होगा अंडर रूट 1 + कॉस ए के होल स्क्वायर बटा 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + कॉस ए के होल स्क्वायर बटा 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जब इसे और अंडर रूट हटा देंगे तो हो जाएगा 1 + कॉस ए बटा साइन ए। इसे और करेंगे तो 1/sin ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, ये हो जाएगा कॉसे के आई क्या हो जाएगा कॉट ए। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा बी। यदि a² + b² + c² बराबर 9 है और ab + bc + ca बराबर 8 है तो a + b + c - 3 का संभावित मान क्या होगा, तो दिया हुआ है यहाँ पर a² + b² + c² बराबर 9
और ए बी प्लस बी सी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये 8 दिया हुआ है। तो अब ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मान रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर अंडर रूट 9 प्लस 2 गुना 8 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 5 हो गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है ये 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न स्कूलों में 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। खेल ए में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का खेल बी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो ए में भाग लेने वाला जो है वो है 31 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 29 प्लस 12 प्लस 40 बराबर कितना 154 हो जाएगा। और बी में भाग लेने वाला हो जाएगा कितना 58 प्लस 36 प्लस 26 प्लस 37 प्लस 33 प्लस 44 कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। तो अनुपात बराबर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा 154 बटा 234 यानी 77 अनुपात 117। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 से 1784-85 के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेंट्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने क्या किया था, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अगला है स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, वह संख्या चुने जो इसमें प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। अगर यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं 15 माइनस 4 करते हैं, ऊपर से 4 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 44। तो ये आ जा रहा है। उसी तरह अगर 6 और 21 को भी देखेंगे तो 21 माइनस 6 गुना 4 बराबर हो जाएगा 15 गुना 4 कितना हो जा रहा है 60। तो उसी तरह अगर हम 24 माइनस 7 करके उसमें से 4 से गुना कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 68 आ जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी। अगला प्रश्न है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए जो है वो संबंधित नहीं है। ए में बड़ी रेखा और छोटी रेखा की संख्या समान है, जबकि बी सी और डी में जो है वो क्या है, वो समान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अमीर अस्मिता ने दवा की दुकान से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 400 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी। कहाँ से चला, वो दक्षिण की दिशा में चलना शुरू किया, और 400 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़े, दाएं मुड़ी। दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, ये 100 मीटर चली और ये 400 मीटर। उसके बाद चलकर आइसक्रीम पार्लर पर पहुंची, वहाँ से वो दाएं मुड़ी और 500 मीटर चली। कहाँ, 500 मीटर चली, 500 मीटर चली। फिर वह दाएं मुड़ी और 200 मीटर चली, दाएं मुड़ी और 200 मीटर चलकर सब्जी की दुकान पर पहुंची। अंत में वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चलकर अपने घर पहुंच गई। उसका घर दवा की दुकान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो यहाँ से पहुँचे और ये यहाँ 100 चल गई। उसका घर दवा की दुकान से कितनी दूर किस दिशा में, तो सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पे है। तो ये 200 था, तो इतना दूरी पर कितना हुआ, ये 100 मीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो कितना है, 100 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, बी 100 मीटर। और किस दिशा में है, तो वो पूरब की दिशा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एग्जैक्टली शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे के पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। तो अगर एग्जैक्टली के बदलेंगे तो क्या होगा, एफ होगा, डब्ल्यू होगा, बी होगा, एस होगा, के होगा और एक्स होगा। अब दाएं सिरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे, तो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे कौन है, एस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिमकों की आंत्र में सेल्यूलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी जीवाणु।
दीमकों का आंत में सेलुलोज पाचन हेतु जीवाणु उपस्थित रहता है। दीमक मुख्य रूप से उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लकड़ी और पादप पदार्थों को पुनः उपयोग करने वाले पारिस्थितिकी महत्व के कीट है। दीमक का प्रमुख आहार जो है वो लकड़ी है और लकड़ी जो है सेलुलोज की बनी होती है। दीमक के जबड़े लकड़ी को काटने में सक्षम होते हैं। यह सेलुलोज व लिग्निन जैसे पदार्थों का पाचन कुछ सहजीवी प्रोटोजोन्स की सहायता करते हैं। दीमक आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है और पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। नेक्स्ट है 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु को 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस की दूरी से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि U बराबर जो होगा निगेटिव होगा, V बराबर भी निगेटिव होगा क्योंकि अवतल लेंस है, और F बराबर भी जो होगा वह निगेटिव है, अवतल लेंस है। अब लेंस के आवर्धन क्षमता बराबर होता है क्या, H1/H0, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई V बटा वस्तु की ऊंचाई U। तो M बराबर हो जाएगा 8/12 बराबर 2/3 हो जाएगा, और 2/3 जो है वो कितना है, V बटा माइनस U। तो V बराबर हो जाएगा 2/3 गुना -15। वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव किस प्रकार की होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा की दिशा के लंबता। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे नियम द्वारा सीधे विद्युत प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें अंगूठा करंट की दिशा बताता है, जबकि तार को घेरने वाली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निर्धारित करता है। अगला है घने फ्लिंट ग्लास और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.65 और 1.33 है। प्रकाश की किरण घने फ्लिंट ग्लास से पानी में जाती है। घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का अपवर्तनांक खालिस्तान है और किरण जल में सामान्य से खालिस्तान झुक जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा बी, 0.81 से दूर होगा। अगर इस तरह जा रहा है उसके बाद ये किधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पानी के अपवर्तनांक फ्लिंट कांच की अपेक्षा जो होता है F/μg बराबर होता है प्रोपोर्शनल टू W/f, यानी जल का अपवर्तनांक बटा फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक, यानी ये हो जाएगा 1.33/1.65 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.81 हो जाएगा। यह प्रकाश की किरण सघन से विलंब में जाती है तो अभिलंब से दूर गमन करती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। माध्यम के अणु आपतित प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके इनके सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं और इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। वैज्ञानिक रिले के अनुसार प्रकीर्णन जो होता है S/2 कितना होता है, 1/λ4। S/2 होता है 1/λ4। अगला है 10 ओम वाले प्रतिरोध 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि R बराबर 10 ओम, T बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। इसे सेकेंड में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। विद्युत धारा I जो दिया हुआ है वो कितना है, 5 एम्पियर। तो H बराबर निकल जाएगा कौन सा फार्मूला से, I² RT से। I के जगह पर 5 रख दीजिए, यानी 5 का स्क्वायर गुना R बराबर 10 रखिएगा, फिर 300 टाइम रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। 7.5 गुना 10 के पावर 4 जूल हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, L। कौन सा भाग लेता है, तो वो L कोष भाग लेता है। नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन 5वें वर्ग का तत्व है। इस वर्ग को प्निक्टोजेंस कहते हैं, प्निक्टोजेंस कहते हैं। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। यह बहुत ही उपयोगी गैस है। अगला है तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास किस आधार पर किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके गुण की भिन्नता पर। तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास उनके गुण के भिन्नता के आधार पर किया गया था। सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास डोब्राइनर ने किया था। उसके बाद न्यूलैंड्स के अष्टक नियम आया, उसके बाद मेंडलीफ के परमाणु भार पे आया, फिर लोथर मेयर ने दिया परमाणु आयतन पे, मोस्ले ने दिया परमाणु संख्या पर, बोरबरी ने दिया
तत्वों को वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पे किया। अगला है 0.0245 और 45 पे बार है को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो जो नहीं दिया हुआ है पूरे जो संख्या है पहले वो लिख दीजिए। तो 245 है जो दिया हो, उसमें जिस पे बार नहीं दिया है वो घटा दीजिए। उसके बाद जितने पे बार है वो दीजिए और जितने पे दशमलव के तक बार नहीं है उस पर उतना शून्य लगा दीजिए। यानी हो जाएगा 243/9900 यानी 27/1100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन ए हो जाएगा। 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा 25 प्लस 64। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना 40, तब ये हुआ तो 89/40। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? एक दिन का, तो एक दिन में कुल मिनट कितना होता है? तो 24 घंटा 60 से गुना कर देंगे तो 1440 मिनट होता है। और 1440 को परसेंटेज करेंगे तो 20% में 18 गुना 100/1440 बराबर 1.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.25%। अगला है इस तरह का एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसका मान क्या होगा? ये बोर्ड मास पे पूरी हल होगा, इसे हल कर दीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो होगा सी 82/15। यदि रोहित कंचों को कतारों में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि प्रत्येक कतार में 9, 10 और 15 कंचे हो, संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके लिए पास न्यूनतम कितने कंचे होने चाहिए? तो सबसे पहले तो 9, 10 और 15 को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 90। अब 90 को अगर हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो कितना होगा? 90 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5। अब इसको वर्ग पूर्ण वर्ग बनने के लिए ये तो 3 है पूर्ण वर्ग, इसमें 2 एक और होना चाहिए, तो 2 एक और ऐड करेंगे, 5 को भी एक और ऐड करेंगे मिनिमम, तो हो जाएगा यानी 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 यानी 5 दूनी 10। इतना का क्या था? 90 था। 90 गुना 10 कितना हो गया? 900। आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरण सिंह है। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंजीरा का किला। जंजीरा का किला मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। जंजीरा का किला भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बूंदी का किला जो है बूंदी राजस्थान में है। गागरोन का किला झालवाड़ राजस्थान में है। पुराना किला दिल्ली में है। अकबर का किला इलाहाबाद में है। आगरा फोर्ट आगरा में। लाल किला दिल्ली में है। भरतपुर किला भरतपुर राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन का है प्रश्न है कि कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा में 20 लड़के हैं। पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात 3:7 है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी कथन सेकेंड अकेला पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। तर्क है आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरी से मुक्त कर दी है। अनुमान आईटी क्षेत्र की नौकरियां सुरक्षित है। आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरी से मुक्त करती है। और इसका आंसर हो जाएगा डी 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं है। ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरी से मुक्त करती है। इससे तात्पर्य नहीं निकल सकते हैं कि आईटी के क्षेत्र की नौकरियां सुरक्षित है एवं कहना गलत होगा कि कंपनियां अक्सर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। कथन है कि फेक न्यूज 21वीं सदी की एक वैश्विक समस्या बन गई है। तर्क इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए एक वैश्विक स्तर के तंत्र की आवश्यकता है। फेक न्यूज से जुड़ी समस्याएं केवल भारत में ही मौजूद है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंड कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि एक कथन का समर्थन करता है। अगला है प्रश्न क्या टेलीविजन पर विज्ञापन प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए? तर्क हाँ, विज्ञापन अनैतिक होते हैं। दूसरा नहीं, विज्ञापन से होने वाले आमदनी दर्शकों की लागत कम करने में सहायता करती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल तर्क सेकेंड जो है वो मजबूत है। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी के आधार पर सही अवरोही क्रम करते हैं? तो इसका जो सही अवरोही क्रम है वो Ca ग्रेटर दैन Al ग्रेटर दैन Cu ग्रेटर दैन Hg। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? वो पोटेशियम है। अगर देखा जाए तो कौन सा है? तो वो है K ग्रेटर दैन Na ग्रेटर दैन Ca ग्रेटर दैन Mg ग्रेटर दैन Al ग्रेटर दैन Zn ग्रेटर दैन
Fe ग्रेटर देन Pv ग्रेटर देन H ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन Hg ग्रेटर देन Ag और ग्रेटर देन Au। सोना Au सबसे अक्रियशील धातु है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2 गैस उत्पन्न होती है। Zn प्लस 2HCl हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है। X के पुनः क्रिस्टलन के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है। क्रमशः यौगिकों X और Y का चयन कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा बनता है। रिएक्शन होता है 2NaHCO3 बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये बेकिंग सोडा को गर्म करने से प्राप्त पदार्थ है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलन करने पर यह Na2CO3 10H2O बनता है जो धोवन सोडा है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम क्लोराइड, अमोनिया जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से होता है। जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से अभिक्रिया करके ये बनता है NH4Cl प्लस NaSCO3 बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातु तत्वों को सही युग्म के रूप में चिन्हित किया गया है। कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? 22 है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में है वो है ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन से पदार्थ बनते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बनता है। NaHCO3 गर्म करने पर CO2 प्लस Na2CO3 प्लस H2O बनता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। ये जो है वो गलत कथन है। वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है, ना कि न्यूरॉन। न्यूरॉन समांतर मस्तिष्क की इकाई है। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख महीन लंबी और कुंडलित वृक्क नलिकाएँ या नेफ्रॉन्स होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण से संबंधित है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो 6CO2 प्लस 12H2O, ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनता है। जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन यानी एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ों में हवा की एक अपशिष्ट मात्रा बनी रहती है। फेफड़ों में हवा की एक अपशिष्ट मात्रा जो है वो बनी रहती है। 2 अंकों वाली एक संख्या, जब 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर स्थान परिवर्तन करके प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर 45 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? तो माना कि संख्या का दहाई अंक x है और इकाई का जो अंक है वो क्या है? y है। अब कह रहा है 10x प्लस y में से घटा देना है 10y प्लस x बराबर कितना है? ये 45 ऐसा प्रश्न में है, तो हो जाएगा 9 गुना x माइनस y बराबर 45। तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 45। इक्वेशन 1 आ गया। अब x y के कॉम्बिनेशन कितना बनेगा ये हमें देखना है। तो 5 0 6 1 7 2 8 3 9 4, तो अभिष्ट अंतर जो होगा वो 5। तो कुल संख्या बराबर हमारे पास कितना आ जा रहा है? तो 5 होगा, क्योंकि सॉरी x माइनस वाई बराबर 45 नहीं, यहाँ पर 5 है, तभी हम ये जोड़ा बना रहे हैं। यहाँ जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये 5 हो जाएगा। 5 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो सीधे सीधे मान रख दीजिए, 2 गुना 1/√3 बटा 1 माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 बटा √3 गुना 2 बराबर √3 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 के पावर क्यूब प्लस 20 के पावर क्यूब माइनस 90 के पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 70 के क्यूब प्लस 20 के पावर क्यूब माइनस 70 प्लस 20 के क्यूब।
इसे और सिंपल करेंगे तो 70 के क्यूब प्लस 20 के क्यूब माइनस 70 के क्यूब माइनस 20 के क्यूब माइनस 3 गुना 70 गुना 20 गुना 70 प्लस 20, ये हो जाएगा -3 गुना 70 गुना 20 गुना 90, यानी -378,000। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा सी आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा अभिष्ट अंतर कितना, 4/3 पाई 7 क्यूब माइनस 1/3 पाई 7 के स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा 10। बस इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई गुना 7 के स्क्वायर 4 गुना 7 माइनस 10। जब और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 18, यानी 924 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा। फार्मूला लगा दीजिए, m1d1 बराबर m2d2, यानी 450 गुना 20 बराबर x गुना 30, x बराबर आ जाएगा 450 गुना 20/30 हो जाएगा कितना 300। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी का कटाव को रोकने में मदद करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। मृदा अपरदन की मृदा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर पेड़ों को लगाया जाता है तो उसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। शेल्टर बनाने से हवा की रफ्तार खेत की ओर 60 से 80% जो है वो कम हो जाता है। हर 300 मीटर पर शेल्टर बेल्ट्स की दूसरी लाइन बनानी चाहिए। अगला है भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन 2003 से लेकर 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी है। वर्तमान में वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामले की मंत्री रही है। इंदिरा गांधी वित्त मंत्री का भी प्रभार रखने वाली पहली महिला थी, और भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ही बनी थी। यह था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।